नमस्कार शिक्षक मित्रों, वर्चुअल क्लास के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपसे चर्चा करेंगे बहुपद पर संक्रियाएं, बहुपद पर दो संक्रियाएं योग, व्यकलन और गुणा आपको बताए जा चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे कि बहुपद के भाग किस प्रकार से किए जाते हैं। साथ ही साथ बहुपद के गुणनखंडों पर भी चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के लिए हमारे पास विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आभा गुप्ता उपस्थित हैं। डॉक्टर आभा गुप्ता आपसे चर्चा करेंगी कि बहुपद के में भाग की संक्रिया किस तरीके से की जाती है और बहुपद के गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। तो आइए सुने चर्चा हम डॉक्टर आभा गुप्ता से। मैडम गुप्ता, आप सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुपद क्या होता है ये बच्चों को बता दें और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यक्रम में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो संक्षिप्त रूप में आपको ये बता दें कि बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घातें क्या होती हैं, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में बता दें। जिस बीजीय व्यंजक में चर की घातों में एक या अनेक पद होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। वो एक और अनेक पद होंगे। बहुपद का अर्थ ही होता है जो अनेक पदों से मिलकर बना होता है। इसमें यह आवश्यक है कि चर की घात के गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और चर की घातें एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कुछ उदाहरण हम लें। जिस तरह से एक समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें देखिए चर है x और इस चर के घात के गुणांक एक पूर्णांक संख्याएं हैं 4, 3, 2, तो इसको कहा जाएगा पूर्णांक पर बहुपद। इसी तरह से हम सभी संख्याओं में बहुपद ले सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण है 4/7 x की घात 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें 4/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है और 2 और 3 क्या हैं, पूर्णांक हैं और इन्हें परिमेय संख्या में भी ले सकते हैं, तो इसे कहेंगे परिमेय संख्या में बहुपद। इस तरह से वास्तविक संख्याओं में भी बहुपद कहलाएगा, जबकि √2t स्क्वायर प्लस 3t या x माइनस √3, तो ये कहलाएगा वास्तविक संख्याओं में बहुपद। अब यदि हमारे पास चर x है, t है, y है, कोई भी चर संख्या है तो उसमें हम कहते हैं y में बहुपद। t में यदि है बहुपद तो उसे t में बहुपद कहेंगे और यदि x में है तो x में कहेंगे। इस तरह परिभाषा से हमने एक इसका व्यापक समीकरण बना लिया, व्यापक एक व्यंजक बना लिया। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये आखिरी इसका पद आया anxn। इसका अर्थ क्या हुआ, a0, a1, a2, a3 ये सब क्या है, ये सब है चर की घात के गुणांक हैं। ये सब क्या होने चाहिए, a1, a2, अभी हमने परिभाषा में पढ़ा, ये सब एक वास्तविक संख्याएं बहुपद के लिए होनी चाहिए। और x की घातें, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, इस तरह से क्या पता लगता है कि ये सभी संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं हैं। तो x की घातें एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और x की घात के गुणांक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक है आरोही क्रम में और एक है अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम में और अवरोही का है घटते क्रम में। तो इस तरह हम पहले कोई भी बहुपद मिलेगा उसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे और यदि लिखना एक ही क्रम में लिखा जाएगा, चाहे उसे बढ़ते क्रम में लिखें चाहे उसे घटते क्रम में लिखें। इसी तरह बहुपद के प्रकार, बहुपद यदि पद हमारा बहुपद में एक पदी है, पहले हम शून्य बहुपद ले लें। ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य होते हैं उन्हें हम शून्य बहुपद कहते हैं। इनके सभी x की घात 3 के गुणांक शून्य है, x स्क्वायर का गुणांक शून्य है, ये पूरा मिला के एक क्या बनेगा, एक शून्य बहुपद बनेगा। इसी तरह एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद में एक पद हो केवल। उदाहरण के तौर पर 3x,
4/3x² -5/3y³, ये सब क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद। इसी तरह से द्विपदी बहुपद क्या होंगे? जिस बहुपद में केवल 2 पद हों वो कहलाते हैं द्विपदी बहुपद। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद होंगे 7u5 - 6u³ + 5। इस तरह से आपने देखा कि बहुपद भी कितने प्रकार के हैं और इनकी घातें। बहुपद की घातें क्या होती हैं कि जब बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाला पद, चर की घात जितनी अधिकतम होगी वही घात उस बहुपद की घात कहलाएगी। एक समीकरण दिया हुआ है जो कि आरोही अवरोही क्रम में नहीं है। सबसे पहले इसे हम आरोही या अवरोही क्रम, बढ़ते या घटते क्रम, घातों के बढ़ते क्रम में या घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चर क्या है। इसमें चर m है, m की अधिकतम घात कितनी है? 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पूरा बहुपद 4 घात का बहुपद है। इसी तरह से दूसरा एक और उदाहरण है 2u³ + 3u4, ये भी क्या है? u की घात अधिकतम कितनी है? 4 है, तो ये 4 घात का बहुपद है। इस तरह से बहुपद की घातें और बहुपद के प्रकार पढ़ें। ये आप लोग पिछले कार्यक्रम में पढ़ चुके हैं। अब मैडम इसमें आपने बताया कि बहुपद का अर्थ है कि जिस व्यंजक में एक या एक से ज़्यादा पद हों। बहुपद शून्य बहुपद भी हो सकता है, जबकि उसके सारे गुणांक शून्य हों, तो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं उसे 2 पदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं उसे 3 पदी बहुपद कहा जाता है। और बहुपदों को 2 क्रमों में लिखा जा सकता है। अगर हमने सारा व्यंजक घातों के घटते हुए क्रम में लिखा है तो इसको हम अवरोही बहुपद कहेंगे, और अगर हमने किसी व्यंजक को बढ़ते हुए क्रम, घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो हम इसको आरोही व्यंजक कहेंगे। इसमें सबसे बड़ी घात जो चर राशि की होगी वह बहुपद की घात कहलाएगी। इतनी बात आपने अभी तक बताई और उसके उदाहरण भी दिए हैं। अब आप संक्रियाएं बताइए बहुपद पर। संक्रियाओं में हमने जोड़ करा था, घटाना करा था और गुणा करा था। जैसे कि 2 बहुपद को यदि योग किया जाए तो हमें एक बहुपद ही प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम 2 बहुपद को घटाते हैं तो भी एक बहुपद ही प्राप्त होता है, और यदि गुणा करते हैं तो वो बहुपद ही प्राप्त होता है। ये जो हम पिछले कार्यक्रम में कर चुके हैं। जिस तरह से पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह बहुपद को भी जब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और गुणा किया जाता है तो एक बहुपद प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि बहुपद गुणा, योग और व्यकलन की संक्रियाओं के लिए समव्रत है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर पूर्णांक से। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, या आप ये समझ लीजिए कि समव्रत का नियम यहाँ पर लगता है, इसलिए इन तीनों संक्रियाओं के लिए बहुपद समव्रत है। अब चौथी संक्रिया भाग की देखिए। इसमें हमने 2 पूर्णांक संख्या ली हैं। भाग करना तो सभी बच्चों को आता ही होगा। इसमें हमने 2 संख्या ली हैं, 30 और 4। इन 2 संख्या पूर्णांक संख्याओं को जब हम भाग देते हैं तो देखिए भाग देने पर 30 इसका भाज्य है, 4 भाजक है। भाग देंगे तो 7 इसका भागफल आता है, शेषफल इसमें 2 आता है। इस तरह से देखते हैं कि एक साधारण सा संबंध प्राप्त होता है। 30 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 गुणित 7 गुणित 4, मतलब भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल। इसको जब हल किया जाता है तो ये 30 के बराबर ही आता है। ये लेकिन आवश्यक है कि भाजक शून्य ना हो। इसको भाग देंगे किसी भी प्राकृत संख्या से, तो हमने लिया 30 बराबर 7 गुणित 4 + 2 जो कि 30 के बराबर ही आता है। यहाँ पर मैडम गुप्ता ने आपको सबसे पहले एक अंक गणित का उदाहरण दे करके बताया है कि अगर मान लीजिए एक संख्या 30 है और इस संख्या में हम 4 का भाग देना चाहते हैं तो इसका भाजक 7 होगा और शेषफल 2 होगा।
तो इससे एक रिलेशन बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। ये रिलेशन हमेशा सत्य रहता है और इस सत्यता को वे आगे बीजगणित में भी बहुपद के प्रयोग में बताएंगी कि ये जो संबंध है यहाँ पर भी सत्य है। इसी तरह से यदि हम अंकगणित की एक और संख्या लें 30 और 5, 30 और 5 को जब हमने 30 को 5 से भाग दिया, जब 30 को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। इसके पहले जो संख्या ली थी उसमें शेषफल 0 नहीं था, यहाँ शेषफल 0 आया है और इसका भागफल 6 है और भाजक 5 है। इसको भी हमने उसी संबंध में लिखा कि 30 बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल। इसको भी हम जब गुणा करते हैं, हल करते हैं तो 30 के बराबर ही आता है। ये संबंध सभी भाग के लिए है। जब शेषफल 0 आता है इसका अर्थ ये होता है कि भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। ये बहुत ही आवश्यक है, ध्यान में रखने की बात है कि यदि शेषफल 0 आता है तो भाजक उस भाज्य का एक कोई गुणनखंड होता है। ये दो बात यहाँ पर आई। अगर भाग में शेषफल 0 नहीं होता तब बात अलग होती है, और अगर भागफल में शेषफल 0 होता है तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है, और जो भागफल है वो भी इस भाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। मतलब एक गुणनखंड हो गया आपका भाग देने वाली संख्या और एक गुणनखंड हो गया आपका भागफल। ये दोनों ही गुणनखंड हो गए, भाजक और भागफल। इस तरह देखिए, दोनों संख्याओं को जब भाग दिया जाता है तो संख्याओं में एक संबंध निकला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये आप सबको पता होगा कि भागफल की क्रिया तब तक चलती है जब तक कि उसका मान भाजक के मान से कम हो जाए। जब तक कम नहीं होता या 0 नहीं होता है तब तक भाग की क्रिया चलती रहती है। इस तरह अब हम देखते हैं बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है। बहुपद के भाग का एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक बहुपद लिया 2x² - 5x + 3। ये त्रिपदी बहुपद है, घात इसकी 2 है। ये आवश्यक है कि x - 2 इस बहुपद का एक घात कम है। यहाँ घात अधिकतम x की घात 2 है, यहाँ पे घात x की 1 है। तो हम भाग जब भी देंगे तो इस कक्षा में, इस अध्याय में हम उन संख्याओं से, उन बहुपदों से भाग देंगे जो कि भाज्य के एक घात कम है। और समान घात के भी भाग होंगे लेकिन प्रारंभ में हम एक घात कम से ही भाग देंगे। तो जब हमने इसको भाग देना शुरू करा, यहाँ देखिए प्रारंभ में 2x² है, भाजक है x - 2। x में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो कि 2x² हो जाए? इसमें हम गुणा करेंगे 2x का। जब 2x का x से गुणा किया जाएगा तो वो आता है 2x²। उसके बाद हमने 2 का गुणा करा 2x से तो आया -4x। इस तरह पहली क्रिया क्या होगी, x - 2 को 2x² के बराबर लाने के लिए हम 2x से गुणा करेंगे। 2x से गुणा करने पर 2x² - 4x आएगा। इसको घटाया, यहाँ चिन्ह में परिवर्तन हुआ, इस तरह से इसका मान आया -x + 3। अब यहाँ आने के बाद ये देखते हैं कि भाजक और इसकी घात कितनी है। दोनों की घातें समान है, इसका अर्थ है एक बार और भाग जाएगा। फिर से हमने एक बार और भाग दिया इसका, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर क्या है -x + 3, यहाँ x - 2 है। इसका मान इस -x के बराबर लाने के लिए -1 से गुणा करा। -1 से गुणा करेंगे तो -x और ये माइनस प्लस हो जाएगा +2, तो -x + 2 आया। इनमें भी चिन्हों में परिवर्तन करा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 1। तो देखिए यहाँ पर बचता है शेषफल 1। भागफल आया 2x - 1, शेषफल आया 1, x - 2 इसका भाजक है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब इस भाग की क्रिया का हम परीक्षण करें।
परीक्षण करने के लिए हमने वही संबंध लगाया जो कि अभी निकाला गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस संबंध को यहाँ लागू करके देखते हैं तो ये भाज्य के बराबर आता है, इसका अर्थ है कि हमारा भाग सही है। भाजक निकाला, भाजक था x माइनस 2, भागफल आया था 2x माइनस 1 और शेषफल है 1। इसको हल करेंगे बंटन नियम से, x गुणित 2x माइनस 1 माइनस 2 गुणित 2x माइनस 1 प्लस 1। इस ब्रैकेट को खोला कोष्टक को तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा तो प्लस 2 प्लस 1। ये आया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये किसके बराबर है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 भाज्य के बराबर है। इसका अर्थ है कि जो भाग दिया गया है वो सही है और ये शेषफल के बराबर निकला है। इसी तरह हम एक और उदाहरण लें। उस उदाहरण में देखिए वहाँ पर एक घात कम था, जो बहुपद से हमें भाग देना था। यहाँ x की घात 3 है, भाग हमको देना है 3x माइनस 1 से। इधर घात कितनी है? 1 है। यहाँ x की घात 1 है और इस बहुपद में x की घात 3 है, 2 का फ़र्क है। वहाँ हमने इसके पहले जो प्रश्न करा था उसमें 1 का अंतर था, तो 1 की घात कम में था, यहाँ 2 की घात कम में है। इसको भाग देंगे तो देखिए 9x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है? 3x है। 3x को 9x स्क्वायर करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 3x स्क्वायर से। जब हम इसे 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे ये इसके 9x क्यूब के बराबर आ जाएगा। 3x को गुणा करा 3x स्क्वायर से तो आया 9x क्यूब। माइनस 1 को 3x स्क्वायर से गुणा करा तो माइनस 3x स्क्वायर। चिन्हों में परिवर्तन करा, इसको जोड़ा, दोनों जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ भी देखिए एक बार और फिर से भाग जाएगा क्योंकि ये भाजक से कम घात में नहीं आया है। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी। यहाँ 3x है और यहाँ पर हमें भाग देना है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से। पहले पद को बदलेंगे तो 3x को जब हमने बदला 6x स्क्वायर में तो 3x को किससे गुणा करेंगे कि जो 6x स्क्वायर हो जाए? यहाँ 2x से गुणा करेंगे। जब 2x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। यह आया 6x स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहली क्रिया करी जाती है कि पहले पद को भाजक जो भी दिया गया है उसके पहले पद के बराबर उतनी संख्या से उसे गुणा किया जाता है। अब इसमें चिन्हों में परिवर्तन करा, आया माइनस 3x प्लस 7। एक बार और भाग दिया जाएगा। यहाँ 3x माइनस प्लस 7 आया है, यहाँ पर प्लस ही है तो प्लस को माइनस करने के लिए माइनस 1 से गुणा करा। माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x प्लस 1। इसको भी हमने जब चिन्हों में परिवर्तन करा तो शेषफल आया 6। इस तरह से देखिए इसमें भी शेषफल 6 आया है जो कि इसका गुणनखंड नहीं है। भाजक गुणनखंड भाज्य का नहीं है, उस बहुपद का नहीं है। इसमें इस संबंध से देखेंगे कि ये भाग हमारा सही है कि नहीं। इसमें भी संबंध लगाया, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक 3x माइनस 1 था, भागफल निकाला गया है जो कि निकला है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और शेषफल है प्लस 6। इस तरह से कोष्टक को खोला, 3x का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से, माइनस 1 का गुणा करेंगे 3x प्लस 2x माइनस 1 से प्लस 6। कोष्टक को खोला, कोष्टक को खोलने पे यहाँ माइनस का चिन्ह है, चिन्हों में परिवर्तन हुआ। इसको हल करने के बाद निकलता है 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये इस भाज्य के बराबर है, तो हमारा भाग सही है इसका और भाजक इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम ऐसे भाग करें जिसमें कि शेषफल 0 आए। एक उदाहरण लें। इसमें एक उदाहरण लिया हमने u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 4। ये एक बहुपद दिया है, इसको u माइनस 2 से भाग देना है।
जब u माइनस 2 से भाग देंगे, पहला पद है u की घात 3, u को u की घात 3 करने के लिए u स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आया u क्यूब माइनस 2u स्क्वायर। 2 भी का भी गुणा होगा u स्क्वायर से, तो ये 2u स्क्वायर आया। चिन्हों में परिवर्तन करके फिर 5u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 4, एक बार और भाग जाएगा। 5u स्क्वायर करने के लिए u को 5u से गुणा करा, 5u से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5u स्क्वायर माइनस 10u। इसमें भी चिन्हों में परिवर्तन करा तो माइनस 2u प्लस 4। पहला पद है माइनस 2u, यहाँ पर u माइनस 2 है, इसके पहले पद को माइनस 2u करने के लिए माइनस 2 से गुणा करेंगे। जब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा माइनस 2u प्लस 4, ये आया माइनस 2u प्लस 4। तो देखते हैं यहाँ शेषफल 0 आया है। इसका अर्थ क्या हुआ, u माइनस 2 एक गुणनखंड होगा u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 4 बहुपद का, एक गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड के बारे में मालूम होगा कि घात जितनी होती है उतने उसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। 2 और अन्य होंगे, लेकिन हमने इससे शेषफल जब 0 आया तो एक गुणनखंड निकाला है, वो गुणनखंड आया u माइनस 2। इसको भी हमने उसी संबंध में रखा तो ये भाज्य के बराबर आता है u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 4। इसका अर्थ हुआ कि हमारा भाग सही है और एक गुणनखंड है u माइनस 2 का। इस तरह से देखिए कि मैडम आपने यहाँ ये भाग किए हैं और भाग में नीचे की संख्या के चिन्ह पलटे हैं, ऐसा क्यों किया है? जब भाग दिया जाता है तो समान चिन्ह आते हैं और इनको घटाया जाता है। घटाने की वजह से घटाने से चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो जो संख्याएं घटाई जाती हैं उनके चिन्ह पलटने के बाद वही क्रिया जो जोड़ने के लिए की जाए वही क्रिया करें तो ये अपने आप घटाना हो जाता है। इस तरह से जैसे कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है और कोष्ठक खोला जाता है उसमें भी चिन्हों का परिवर्तन होता है जी। इसी तरह से घटाने में भी चिन्हों में परिवर्तन किया जाता है। हाँ। ये प्रश्न आपके पुस्तक में ही दिया गया है, पेज 36 का है। ये प्रश्न इसलिए लिया गया, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ गुणज पूर्ण गुणज नहीं है, बहुपद एक दिया है और जिससे भाग देना है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, पूर्णतः इसमें इनका गुणा नहीं होता है। इसके लिए किस तरह से भाग देंगे ये देखते हैं हम। है बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको गुणा भाग देना है 2x से। यहाँ देखिए पहला पद है 5x स्क्वायर, 2x से हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5x स्क्वायर आए? ऐसी कोई संख्या नहीं है कि गुणा केवल करने से भिन्न की संख्या होगी, लेकिन पूर्णतः 2 का कोई गुणज नहीं है जो कि 5 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/2 से इसको गुणा किया जाएगा। 5/2 से क्यों करा है? क्योंकि जब हम 5/2 से गुणा करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, बचेगा केवल हमारे पास 5x, और यहाँ स्क्वायर भी लाना है तो 5/2x से गुणा करेंगे तो ये केवल आएगा 5x स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, बचा केवल 5 और x, और एक और x से गुणा करा, इस तरह ये आया 5x स्क्वायर। इसमें चिन्ह में परिवर्तन किया, ये दोनों आगे चिन्ह नहीं लगे हैं, इसका मतलब है ये धनात्मक है, ये ऋण आया। ये संख्या हमने उतारी 3x प्लस 1। अब इसमें देखिए 2x है और यहाँ पहला पद है 3x। यहाँ भी वही समस्या है जो यहाँ 5 की थी, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी इसके पूर्ण गुणज नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 2 को 1/2 से करेंगे ही, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, और 3 लाने के लिए 3 से भी गुणा करेंगे, और x तो x है यहाँ पर, तो 3/2, 3/2 से गुणा करने पर 3x आएगा, क्योंकि पहला पद हमको समान लेना है इसके। 3x से गुणा करने पर आया ये 3/2x से, तो 3x, इसमें चिन्ह में परिवर्तन करा तो ये आया 1।
इस तरह से यहाँ भी देखिए शेषफल 1 आया है, इसका अर्थ है 2x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। कोई भी भाजक बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब भाग देने पर शेषफल शून्य आए। क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। इस तरह आगे हम बढ़ें। अब बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय बनाई गई, उसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय में ऐसे कई बहुपद हैं जिनका हमें केवल शेषफल ज्ञात करना है, बिना भाग की क्रिया, इतनी लंबी क्रिया ना करें और सीधे शेषफल ज्ञात करें। उसके लिए हम ऐसा बहुपद लें जो कि 1 से बड़ा हो और भाजक x माइनस ए हो। x माइनस ए का अर्थ है कि बहुपद जिससे भाग देना है उससे एक घात कम है और a उसकी वास्तविक संख्या है। a वास्तविक संख्या होनी चाहिए और यदि हम उसमें मान a का रखते हैं, बहुपद में मान a का रखते हैं, तो शेषफल ज्ञात होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लेके हल करके बताते हैं। एक बहुपद हमने लिया 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। बिना भाग दिए x माइनस 2 से भाग देने के बाद ये ज्ञात करना है कि शेषफल कितना आया। हो सकता है कई प्रश्नों में आपका शेषफल प्रमेय उपयोग करिए ऐसा लिखा नहीं आए, केवल ये आए कि x माइनस 2 से इसे बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 है तो x का मान 2 रखा इस बहुपद में। जब हम x का मान 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 x की घात 3 माइनस 3 इंटू 2 x की घात 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। इसको हल करेंगे 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 4। इसको भी हल करा, हल करने के बाद माइनस 1 आया। माइनस 1 ये मतलब इसका शेषफल शून्य नहीं है। ये x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन शेषफल का मान x माइनस 1 निकला है। बिना भाग दिया, बिना भाग की क्रिया करे हुए शेषफल का मान ज्ञात हुआ। यहाँ शेषफल का मान मैडम x माइनस 1 नहीं, माइनस 1 है, केवल माइनस 1 आया है। ये शेषफल का मान केवल माइनस 1 है, मतलब शेषफल एक ही संख्या ही x माइनस 1 नहीं आएगा। इसमें देखिए एक और हम ये भाग दिया गया है, इसमें भी निकाल के बताएं कि शेषफल एक सा ही आएगा। देखिए ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आपके सामने भाग दिया गया है, इसका शेषफल आया 1। इसी में हम जब x बराबर 2 रखते हैं, बिना भाग की क्रिया के भी शेषफल 1 ही आएगा। तो 2 इंटू 2 की घात 2 माइनस 5 इंटू 2, x की जगह हम 2 रख रहे हैं, प्लस 3। इसको हल करेंगे तो क्या आता है, 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 3, तो 8 माइनस 10 प्लस 3। इसका हल करा तो कितना मान आया, 1। तो देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि बिना भाग की क्रिया करे हुए शेषफल प्रमेय निकालने से हमें शेषफल 1 ही प्राप्त होता है। इस तरह आगे कुछ प्रश्न करें और जो कि आपके पुस्तक में दिए हुए हैं पेज 38 में। इसमें इसके पहले के प्रश्न में हमने देखा कि x कितना था, x माइनस ए ही लिया। ऐसा आवश्यक नहीं है x माइनस ए ही हो, कभी भाजक हो सकता है x प्लस 5 में भी हो, x प्लस ए में भी हो। एक बहुपद लिया x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 175 को x प्लस 5 से भाग देना है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। इसमें x बराबर रखेंगे -5। क्यों करते हैं ऐसा मैडम? क्योंकि x माइनस ए बराबर 0 है, तो जब इसका पक्षांतर करा जाएगा x माइनस ए बराबर 0, यहाँ पर x कितना है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, -5। इस तरह x का मान निकाल के ही इस बहुपद में मान रखा जाता है। इसमें x a का मान कितना है, इसलिए यहाँ p का अर्थ है मतलब पॉलिनोमियल, जिसको कि बहुपद कहा जाता है हिंदी में। तो p -5 अर्थ है कि
x का मान हम -5 रख रहे हैं। जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें x का मान हम -5 रख रहे हैं, इसलिए p -5 लिखा गया है सब जगह। -5 रखने पर -5 की घात 3 प्लस -5 की घात 2 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 175। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 5 को गुणा करा 125 आया, ये माइनस को 2 बार गुणा करा प्लस आया, 5 को गुणा करा 25 आया। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 15 और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 175। इसको हल करा तो देखिए शेषफल आया 60। वैसे भाग की क्रिया करेंगे बहुत लंबी होगी, बहुत अधिक समय लगेगा उसमें, तो सीधे हमने शेषफल का मान 60 निकाला। इससे ये हमें पता लग गया कि ये बहुपद का x + 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए शेषफल ज्ञात कर रहे हैं हम बार बार। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये ज्ञात हो जाता है कि वो भाजक उस बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह शेषफल प्रमेय निकाली गई, जिससे कि ये ज्ञात करा गया कि वो शेषफल 0 है कि नहीं, और यदि 0 है तो वो गुणनखंड होगा और नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद एक गुणनखंड प्रमेय बनाई गई। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में अंतर ये है कि जब गुणनखंड प्रमेय लगाई जाती है तो शेषफल 0 आता है, और शेषफल प्रमेय में शेषफल कोई संख्या हो सकती है। तो गुणनखंड प्रमेय एक प्रश्न में हम लगाएं, एक उदाहरण उसका करें। इसमें एक बहुपद लिया x की घात 3 - 3x² + 4x - 4, x - 2 इसका भाजक है, इससे हमको भाग देना है। भाग देने के बाद क्या गुणनखंड आता है, इसमें गुणनखंड प्रमेय लगाई। x - a = 0 तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इस बहुपद में भी हमने x का मान 2 रखा। जब x का मान हम 2 रखते हैं और हल करते हैं, 8 - 3 × 4 + 8 - 4, इसको भी हमने हल करा। हल करने के बाद देखा कि इसका मान 0 आया। 0 आने का अर्थ है कि x - 2 इस बहुपद का एक कोई गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड केवल इससे हम निकाल सकते हैं। इसी तरह यदि हमें किसी स्थिरांक का मान निकालना है, एक और प्रश्न करें जिसमें कि प्लस का निशान है, उसमें x माइनस था, इसमें प्लस था। इसमें भी हमने x का मान -1 रख के देखा। तो इस बहुपद में हमने x का मान -1 रखा। -1 रखने के बाद जब हल करके देखा, -2 - 4 + 6, इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हुआ। मैडम इस प्रश्न को पढ़ दीजिए जरा। बहुपद युग्म 2x³ + 4x + 6 और x + 1 में गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करिए। ये दिया गया है कि आपको इसमें गुणनखंड प्रमेय लगानी है और ये बताना है कि गुणनखंड क्या आया है। जब प्रमेय हम लगाते हैं तब x + 1 का मान रखा जाता है 0 और x उससे मान निकाला जाता है -1, उससे गुणनखंड प्रमेय है चूँकि, और गुणनखंड प्रमेय में शेषफल 0 ही आता है, और करके भी देखा तो वो 0 ही आया। अर्थात x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस प्रमेय के द्वारा हम स्थिरांक के मान भी निकालते हैं। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, उसमें हो सकता है ये लिखा नहीं आए कि गुणनखंड प्रमेय है या शेषफल प्रमेय है, लेकिन आपको उस स्थिर मान को निकालना है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। यदि एक बहुपद दिया है, हो सकता है px लिखा हो और नहीं भी लिखा हो, तो आप स्वयं ही जान जाइए कि ये एक बहुपद और है जो कि भाज्य है। x की घात 3 - 2ax² + ax - 1 में एक गुणनखंड x - 2 है। ये गुणनखंड आपको दिया गया है, अर्थात जो शेषफल है वो 0 है। px का मान 0 दिया हुआ है क्योंकि ये गुणनखंड पहले से ही बताया गया है कि ये इसका गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम इस पूरे बहुपद में x = 2 रखने के बाद 0 लेते हैं। 0 हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि पहले से प्रश्न में दिया गया है कि x - 2 इसका एक गुणनखंड है। चूँकि गुणनखंड होता है तो हमारा शेषफल 0 ही आता है, इसलिए इसके बराबर 0 ले लिया।
पी एक्स बराबर 0 आएगा और x का मान यहाँ 2 है, इसलिए P2 बराबर 0 लिया है। इसमें मान x का 2 रखा बहुपद में, 2 की घात 3 माइनस 2a इंटू 2 की घात 2 प्लस a इंटू 2 माइनस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे, ये एक समीकरण के रूप में बन गया। इसको जब हल करेंगे तो 8 माइनस 8a प्लस 2a माइनस 1 बराबर 0। ये आया माइनस 6a प्लस 7 बराबर 0। 6a बराबर 7, तो a का मान ज्ञात हो गया 7/6। इस तरह से हम a के मान ज्ञात कर सकते हैं यदि बहुपद में कोई a इसमें चर राशि नहीं है, a इसमें एक स्थिर राशि है। स्थिर संख्या का मान इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। इस तरह से एक छोटा सा प्रश्न और देखें। इसमें भी यही दिया गया है कि एक बहुपद है और उसका x माइनस 2 गुणनखंड है। जैसा कि इसके पहले के प्रश्न में था कि गुणनखंड x माइनस 2 या x प्लस 2 जो भी दिया गया है वो दिया गया हुआ है और a का मान ज्ञात करना है। बहुपद क्या है? बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। एक बहुपद ये दिया है, इसका x माइनस 2 गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है। व्यंजक में a एक अचर राशि है जो अज्ञात है और इस अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि इस व्यंजक का एक गुणनखंड हमें दिया हुआ है। शेषफल प्रमेय का हम इसमें प्रयोग करेंगे और शेषफल प्रमेय में चूंकि इसका शेषफल 0 है, इसलिए जो गुणनखंड दिया हुआ है उसके को 0 रखकर हम उससे x का मान निकालेंगे और x का मान बहुपद में रखेंगे और उसे 0 से संतुलित कर देंगे। बार बार ये रिपीट करा जा रहा है कि गुणनखंड यदि दिया गया हो तो उसे 0 लेते हैं। ये क्यों लिया जाता है? गुणनखंड प्रमेय अभी हमने आपको बताई कि यदि शेषफल 0 आता है तो उसे हम 0 के बराबर, 0 यदि आ रहा है तो वो उसका एक गुणनखंड है, वो भाजक, इसलिए इस बहुपद को भी हमने 0 के बराबर लिया। लेकिन यहाँ पर x का मान जो कि गुणनखंड है वो 2 के बराबर है। इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं हुई, x बराबर 2 दिया हुआ है क्योंकि वो गुणनखंड है, ये दिया ही हुआ है। उसका मान हम यहाँ पर रखते हैं, इससे हमको व्यंजक a का मान, स्थिर मान a का 2/5 ज्ञात होता है। इस तरह आज भाजक से हमने गुणनखंड निकाला, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय करी, जिससे कि हमने बिना भाग की क्रिया के शेषफल ज्ञात किए। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि अगर कोई व्यंजक है, बहुपद व्यंजक है, जैसे ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d और x माइनस p इसका एक गुणनखंड है, तो क्या करते हैं, x माइनस p को पहले 0 के बराबर रखते हैं, जिससे x का मान कितना आ जाता है, p आ जाता है, और p मान x का पूरे व्यंजक में रखते हैं और व्यंजक को 0 से समतुल्य कर देते हैं, तो जो अचर राशि, अज्ञात अचर राशि है, उसका मान इस तरीके से ज्ञात कर लिया जाता है। शेषफल प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जिससे किसी भी बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। अभी तो आपको कुछ उदाहरण दे करके बताया है। ये एक ऐसा प्रमेय है जिसके आधार पर बहुत कठिन कठिन व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं। जिनका साधारण विधियों से हम गुणनखंड ज्ञात नहीं कर सकते, उनका इस विधि से गुणनखंड किए जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। बच्चों, आपकी किताब में जितने प्रश्न दिए हैं, आप अपने शिक्षक महोदय की सहायता से उन प्रश्नों को हल करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बात कठिनाई महसूस होती है और उसका निदान आपके स्थानीय स्तर पर आप नहीं कर पाते हैं, तो कृपया हमें पत्र लिखकर सूचित कर दीजिए, हम उसका हल आपको यहाँ से भेजेंगे। मित्रों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास अभी तक जो हमने प्रतियोगिता के लिए 6 प्रश्न दिए थे, बहुत सी जगह से उसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। चूँकि आपके पास से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे,
इसलिए हम शनिवार को उसका ड्रॉ नहीं खोल सके हैं। कृपया जिन्होंने अपने उत्तर नहीं भेजे हैं वो तत्काल अपने उत्तर हमें प्रेषित कर दें, जिससे कि आगामी शनिवार को हम ड्रॉ के द्वारा प्रतियोगियों के नाम घोषित कर सकें जो पुरस्कार के हकदार बनेंगे। धन्यवाद।